औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग पढ़ना है। डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होती है? इससे पहले हमने पढ़ा था जस्ट डाइफ्रैक्शन के बारे में। तो डाइफ्रैक्शन के अगर हम बात करें डाइफ्रैक्शन होती क्या है, तो उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि जब कभी हमारे पास जो लाइट है वो किसी भी रुकावट के गिर्द बेंड हो जाती है, बेंड होने के बाद मतलब लाइट का उन जगहों पे भी पहुंच जाना जहां पे पहुंचना बड़ा मुश्किल हो, वो कैसे पहुंचती है वो हमने पढ़ा था, वो डाइफ्रैक्शन से पहुंचती है। आज हमने एक तो पढ़ना है डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होती है, दूसरा मतलब ग्रेटिंग के थ्रू जो डाइफ्रैक्शन होती है उसके बारे में पढ़ना है, तीसरा दूसरे नंबर पे हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना है इस चैप्टर का, डाइफ्रैक्शन के ज़रिए से जो एक्स-रे क्रिस्टल के अंदर जो डाइफ्रैक्शन हम यूज़ करते हैं उसके लिए हमने इक्वेशन ड्राइव करनी है। अगर हम डाइफ्रैक्शन कैसे करवा सकते हैं उसके लिए हम फार्मूला और उसका जो हम प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे पहले नंबर पे ग्रेटिंग क्या होती है आपको ये पता होना चाहिए। देखें, जब हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने एक सिंगल स्लिट में डाइफ्रैक्शन करवाई थी। डाइफ्रैक्शन करवाने के लिए ये ज़रूरी होता है, ये कंडीशन होती है कि जो आप स्लिट ले रहे हैं उनका जो दो स्लिट के दरमियान में जो डिस्टेंस है जिसे आपने डी कहा था, जो आप डाइफ्रैक्शन करवाने के लिए लाइट यूज़ कर रहे हैं उसकी जो वेवलेंथ है वो आपकी स्लिट के बराबर होनी चाहिए। अगर स्लिट से कम उसकी वेवलेंथ होती है जो लाइट यूज़ कर रहे हैं आप डाइफ्रैक्शन के लिए, तो डाइफ्रैक्शन आप नहीं करवा सकते। तो आज हमने एक ग्रेटिंग के अंदर जो डाइफ्रैक्शन होती है उसको स्टडी करना है। तो उसके लिए ग्रेटिंग क्या होती है आपने उसका मैटर के अंदर भी एक एक्सपेरिमेंट किया। एक आपने ग्लास ले लिया, एक आपने शीशा ले लिया, उसके ऊपर आपने एक क्या होता है वो जो एक जो हीरा होता है उसकी मदद से आपने उसके ऊपर क्या लगा लेनी है, लाइनें लगा लेनी है। ठीक है, तो मेरे पास एक गिलास है, गिलास के ऊपर मैंने क्या कर दी है, लाइनें लगा दी हैं। ठीक है, उन लाइनों को मैंने क्या कंसीडर कर लिया है, मतलब मेरे पास एक गिलास की ये प्लेट है, इसके ऊपर मैंने क्या कर दी है, इसके ऊपर लाइनें लगा दी हैं। ठीक है, अब ये लाइनें लगेंगी तो ये तो बेसिकली ये गिलास था, तो जितनी भी मैंने इसके ऊपर लाइनें लगा दी हैं, अब एक लाइन के दरमियान में जो भी डिस्टेंस होगा वो एक स्लिट के तौर पे काम करेगा। तो एक ग्लास के ऊपर जो लाइनें लगा देते हैं आप, इसको आप नाम दे देते हैं ग्रेटिंग का। मैंने इस ग्लास को ऐसे चेंज कर दिया तो ये भी वही ग्रेटिंग है। अब ग्रेटिंग कितनी लगा सकते हैं 1 सेंटीमीटर के अंदर, तो ये बात याद रखनी आपने। आप 400 से लेकर 5000 जो लाइंस हैं ये आप पर सेंटीमीटर लगा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेंटीमीटर के अंदर जो लाइनें हो सकती हैं वो 5000 हो सकती हैं और कम से कम जो है वो 400 होती हैं, और इनके दरमियान में आप लाइनें लगा देते हैं। तो ग्लास के ऊपर ये लाइनें लगाने को क्या कह देते हैं आप, ग्रेटिंग आपने बना ली है। तो ग्रेटिंग एलिमेंट क्या होता है, ग्रेटिंग एलिमेंट हम जो है वो डी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ग्रेटिंग एलिमेंट होता है ये आपने जितना भी टोटल आपके पास हमारे पास ग्रेटिंग एलिमेंट क्या होता है, जो आपके पास टोटल लेंथ है आपके पास शीट की, उसको आपने टोटल जो नंबर ऑफ लाइंस है उसके ऊपर डिवाइड कर देना है। तो उससे आप क्या ले लेते हैं, ग्रेटिंग एलिमेंट को ऑब्टेन कर लेते हैं। ये आपके पास आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आपकी टोटल जो आपने ग्लास की प्लेट ली है उसके ऊपर कितनी लाइनें हैं, ठीक है, उन पे डिवाइड कर देना है जो आपकी टोटल लेंथ है। तो आपको पता चल जाएगा कि पर सेंटीमीटर आपको कितनी लाइंस लगी हुई हैं, दैट इज सेड टू बी ग्रेटिंग एलिमेंट। अब प्रीवियस में अगर हम मैं यही एक शीट यूज़ कर लेता हूँ, ग्लास प्लेट जिसके ऊपर मैंने जिसको जो है वो ग्रेटिंग बनाई हुई है जिसके ऊपर, इसको मैं यहाँ पे जो है वो यूज़ कर लेता हूँ। अगर ज़रा आप गौर करें, ये जो मैंने ग्रेटिंग ली है तो मैंने कहा था हर जो स्लिट है उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है
दो ग्रेटिंग के दरमियान में वो एज ए स्लिट जो है वो बिहेव करेगा। तो ये हम कंसीडर कर लें, ये ग्रेटिंग, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, ये सारी ग्रेटिंग बनी हुई है। तो आपने जो हमने कल जो है एक्सपेरिमेंट किया था उसके अंदर आपने ये जो ए और बी के दरमियान डिस्टेंस था स्लिट के दरमियान, इसको हमने डी जो है वो रखा था। और आपने कहा था जो एक स्लिट मतलब ये जो वेव थी आपके पास दरमियान में आपने ग्लास यूज़ किया था, जब ये दो लाइनें या दो वेव यहाँ पे पहुँचती थी, ये देखें यहाँ पे हमने एक ग्लास जो है एक लेंस यूज़ कर लिया, एक यहाँ से जो वेव जा रही होती थी मिसाल के तौर पे ये भी जा रही है और ये भी जा रही है, तो ये दोनों एक ही पॉइंट पे क्या हो रही होती थी, एक पॉइंट पे फोकस होती हैं। तो आपने कहा था कि इसकी निस्बत जो हमारे पास रे 1 है और ये रे 2 है, तो रे 2 को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, तो उससे हम परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते थे जिसे हम पाथ डिफरेंस का नाम दे देते थे। ये हमारे पास क्या होता था, पाथ डिफरेंस था। अगर मैं लेंस यहाँ पे रख लेता हूँ तो ये ऊपर वाली को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, अगर मैं ये यहाँ पे लगता हूँ तो नीचे वाली को हमारे पास जो है वो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है वो हम क्या देते हैं, ये हमारे पास AD यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास पाथ डिफरेंस है। ठीक है, तो कल आपको ये बात याद होगी कि आपने जो पाथ डिफरेंस था वो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए आपने पढ़ा था, वो जो पाथ डिफरेंस होता है वो लैम्डा होता है। ठीक है, तो डायफ्रैक्शन के अंदर जो पाथ डिफरेंस था वो लैम्डा था। इसका मतलब यहाँ पे एक स्लिट के लिए पाथ डिफरेंस लैम्डा है। तो यहाँ पे मैंने जो ग्रेटिंग यूज़ किया उसमें नंबर ऑफ स्लिट है, तो इसका जो पाथ डिफरेंस होगा पहली का लैम्डा होगा तो अगली का 2 लैम्डा, अगली का 3 लैम्डा, अगली का 4, 5, 6, 7 और लैम्डा के लिहाज से क्या होता जाएगा, पाथ डिफरेंस चेंज होता जाएगा। इन सारी को मैंने एक जो है वो लेंस के ज़रिए से एक पॉइंट पे फोकस करवा दिया। तो यहाँ पे आपने पढ़ा था कि हमारे पास जब भी डायफ्रैक्शन होती है तो उसके अंदर दरमियान में जो पहला पॉइंट बनता है सेंटर में वो हमेशा मैक्सिमा बनता है। लेकिन डायफ्रैक्शन के अंदर हमने जो कैलकुलेशन स्टार्ट की थी वो डायफ्रैक्शन वो हमने फर्स्ट मिनिमा से स्टार्ट की थी। तो स्टूडेंट एक बात याद रखनी है, डायफ्रैक्शन और जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है इसमें भी जो हमारे पास पाथ डिफरेंस आएगा, जो हमारे पास डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है इसमें जो हमारे पास पाथ डिफरेंस आएगा वो भी हमारे पास जो डी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा ही आएगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पहले पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया था। वही आप फार्मूला लगाएंगे कि ये जो पाथ डिफरेंस होता है परपेंडिकुलर अवर बेस, यही मैं फार्मूला दोबारा लगा लेता हूँ। तो जो हमारे पास साइन ऑफ थीटा होता है, अगर आपने निकालना है तो जो साइन ऑफ थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास लैम्डा है, हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, डी है, तो लैम्डा बाई डी, डी इधर आ गया तो ये हमारे पास क्या बन गया, डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। और जनरल हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक के लिए था, ये हमारे पास पता नहीं कितनी स्लिट है तो इसके लिए हमारे पास एम लैम्डा आ गया। तो पाथ डिफरेंस तो वही आएगा, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है। लेकिन जब हमने कैलकुलेशन स्टार्ट की थी तो मैंने शुरू में अभी आपको ये बात बताई है कि हर एक स्लिट जो है वो एज ए एक वेव बिहेव करेगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास जगह बनती है हर पॉइंट के ऊपर जो है वो एक मैक्सिमा बनेगा, डिफरेंट मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा ये बनते जाएंगे। तो अगर हम सिंगल स्लिट की डायफ्रैक्शन की बात करें तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट बनता है वो मैक्सिमा बनता था, तो मैक्सिमा की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती थी, तो इसलिए हम उसको मैक्सिमा से नहीं बल्कि मिनिमा से काउंटिंग स्टार्ट कर देते थे। लेकिन यहाँ पे जब डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग हम बात करते हैं तो इसमें ये मैक्सिमा और इसके साथ मिनिमा भी होंगे, इसके साथ भी मिनिमा होंगे, इसके साथ भी आगे भी मैक्सिमा के साथ मिनिमा, आगे भी मैक्सिमा के साथ मिनिमा। हम सारे मिनिमा को इग्नोर कर देते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ मैक्सिमा ही ड्रा करते हैं। जब हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की बात करते हैं तो जो मैक्सिमा के साथ मिनिमा बन रहे होते हैं उन सबको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो जस्ट हम यहाँ पे जो ड्रा किए हैं मैंने ये मैक्सिमा ही ड्रा किए हैं। तो यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है, जब भी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की बात करते हैं तो आपने जो कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है वो फर्स्ट मैक्सिमा से करनी है। लेकिन जब हम सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन की बात करते हैं तो आपने जो कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है वो मिनिमा से स्टार्ट करनी है। अब डायफ्रैक्शन जो
हमने बेसिकली डायफ्रैक्शन के बारे में ये देखा था कि इसके लिए कंडीशन ये है कि जो आप लाइट यूज कर रहे हैं उसकी जो वेवलेंथ है वो मस्ट बी इक्वल टू द स्लिट सेपरेशन। तो इसी को लेके हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, WH ब्रैग और WL ब्रैग। एक हमारे पास क्या था, WH ब्रैग और WL ब्रैग। कहा जाता है कि ये दोनों बाप बेटा थे। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया किसको लेकर, एक्स रेज को लेकर। जो एक्स रेज होती हैं स्टूडेंट, इनकी जो वेवलेंथ होती है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर जो है वो 100 एंगस्ट्रॉम तक इनकी वेवलेंथ होती है। और आपने ये पढ़ा हुआ है कि जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। अब ये इतनी शॉर्टर वेवलेंथ है कि अगर हम वैसे स्लिट यूज करें तो ये इतनी शॉर्टर वेवलेंथ है कि मतलब मेरे पास ये स्लिट है, ठीक है, जो मैं लाइट यूज कर रहा हूं उसकी वेवलेंथ ये है, तो ये तो स्लिट में से पास कर गई, तो ये स्लिट से इसकी जो वेवलेंथ है वो वेरी लेस है। तो वेवलेंथ बहुत छोटी होने की वजह से ये स्लिट में से इजीली पास कर गई। इसकी मदद से अगर मैं एक्स रेज की मदद से जो डायफ्रैक्शन है वो करवाना चाहूं तो कभी भी नहीं करवा सकता एक्स रेज की डायफ्रैक्शन। तो बाद में ये बात इन दोनों बाप बेटा ने इस नतीजे पे पहुंचे कि जो हमारे पास क्रिस्टल्स होती हैं, निकल क्रिस्टल की बात कर लें अगर हम, तो इसके अंदर जो इनकी दो लेयर्स के दरमियान में सेपरेशन होती है, मतलब जो जितनी भी क्रिस्टल बनती हैं उनकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं, यूनिट सेल आपस में मिलके क्रिस्टल बना रहे होते हैं, तो उनकी डिफरेंट लेयर्स है। तो इनने जो हमारे पास WH ब्रैग और WL ब्रैग ने ये स्टडी किया कि जो क्रिस्टल की दो लेयर के दरमियान में जो सेपरेशन होती है वो एक्स रेज की जितनी वेवलेंथ है उनके इक्वल होती है ऑलमोस्ट। तो इसलिए इन्होंने जो एक्स रेज था उनकी डायफ्रैक्शन किसकी मदद से करवाई, क्रिस्टल की मदद से करवाई। मतलब हम एक्स रेज यूज कर रहे हैं, ये किसी भी हमने एक मेटल ले ली तो मेटल की सरफेस से एक रे अपर सरफेस से टकरा के वापस चली जाती है, एक लोअर उसकी जो नेक्स्ट जो लेटेस्ट आती है उससे टकरा के क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसकी रिफ्लेक्शन को उन्होंने स्टडी किया। दोबारा फिर सुन लें ये बात, एक्स रेज की जो वेवलेंथ है जो हम निकल क्रिस्टल यूज कर रहे हैं यहाँ पे, या जो हम क्रिस्टल यूज कर रहे हैं, इसकी जो दो लेयर के दरमियान में, दो लेटेस्ट के दरमियान में सेपरेशन है वो एक्स रेज की रेंज में है। तो इसलिए यहाँ पे डायफ्रैक्शन पॉसिबल थी। इसकी वजह से बहुत सारी हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स जो चीजें पड़ी हुई थी जिनके बारे में हमें नहीं पता चल रहा था, उसके लिए हमारे लिए बड़ी मददगार साबित हुई। तो यहाँ पे एक अपर सरफेस से टकरा के चली गई, एक लोअर से। हम इसका पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो अगर हम इसका पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से एक इधर को हम जो है वो परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, इसका परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया। अब इन दोनों को अगर आप ले लें, यहाँ पे हमारे पास अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो आपको ये बात क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रही है कि हमारे पास जो एंगल बन रहे हैं कुछ यूं बन रहे हैं। हमारे पास अगर मैं इसको भी थीटा कंसीडर कर लूँ, इसको भी थीटा कंसीडर कर लूँ, अब आपने स्टूडेंट ये बात याद रखनी है कि थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इस थीटा के भी सामने भी परपेंडिकुलर, इस थीटा के भी सामने परपेंडिकुलर। अब इसको नाम नहीं देता, इसको मैं वेक्टर के मदद से सॉल्व करना चाहता हूँ। अगर मैं देखूँ तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसको हम d cos थीटा कह देते हैं, मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो cos थीटा होता है, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो sin थीटा होता है। या आप वैसे सॉल्व कर लें, इन पॉइंट को नाम दे दें, ये पॉइंट मेरे पास A है, इसको B का नाम दे दें, इसको आप C का नाम दें। अगर ये पाथ डिफरेंस आप कितना पाथ डिफरेंस आपके पास AB और BC, ठीक है। अगर मैं सबसे पहले अगर मैं ये पाथ डिफरेंस ए बी कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैं साइन थीटा लगाना चाहता हूं। देखिए जो हमारे पास साइन ऑफ थीटा होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, ए बी। हाइपोटेन्यूस क्या है मेरे पास, इसको पॉइंट को नाम दे दें जी सी प्राइम का, सी प्राइम ओवर बी, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूस है, तो ये हाइपोटेन्यूस कितना है, ये डी के इक्वल है। आप देख सकते हैं जो हमारे पास लेटेस्ट के दरमियान में डिफरेंस है वो d है, तो ये भी कितना होगा, d होगा। तो ये d को मैं इधर ले आऊंगा तो जो पाथ डिफरेंस है ए बी दैट विल बी इक्वल टू d
साइन ऑफ थीटा। इसी तरह ये भी पाथ डिफरेंस मैं कैलकुलेट कर लूंगा। तो जो यहाँ पे भी साइन की मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या, बी सी, हाइपोटेन्यूज भाई डी, तो क्या जी बी सी प्राइम ओवर डी। तो ये डी इधर ले आऊं तो मेरे पास बी सी प्राइम इक्वल टू क्या आ गया जी, डी साइन ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट अगर मैं ये भी पार्ट डिफरेंस है ए बी प्लस बी सी, इन दोनों को जो मैं जमा करूं तो ए बी प्लस बी सी, तो ये दोनों को जमा किया तो ये मेरे पास पार्ट डिफरेंस कितना आ गया, वो आ गया ये डी साइन थीटा, और डी साइन थीटा क्या बन गया जी, 2d साइन ऑफ थीटा। तो पार्ट डिफरेंस हमारे पास आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी जो हमारे पास डाइफ्रैक्शन होती है, जब भी पाथ डिफरेंस लैम्डा का मल्टीपल होता है, तो इसको मैं लैम्डा का मल्टीपल बना देता हूं, तो 2d साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। ये हमारे पास बन गई ब्रैग इक्वेशन। तो स्टूडेंट आपने यहां पे एक बात याद रखनी है, जब भी हम क्रिस्टल को यूज करके, जब भी हम एक्स रेज को यूज करके डाइफ्रैक्शन निकालना चाहें, उसके लिए हम ऑर्डर निकालना चाहें, तो एक दो बातें याद रखनी है। डाइफ्रैक्शन ग्रेडियंट के लिए जो ऑर्डर है वो हमेशा मैक्सिमा से स्टार्ट होता है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के लिए जो ऑर्डर है वो मिनिमा से स्टार्ट होता है। जब भी आपने किसी भी क्रिस्टल को यूज करके, जो उसके लिए आपने जो है वो क्रिस्टल की स्ट्रक्चर फाइंड करनी हो, उनकी दो लेयर्स के दरमियान में सेपरेशन फाइंड करना पूछा जाए, एंगल फाइंड करना पूछा जाए, ऑर्डर फाइंड करना पूछा जाए, या आपसे वेवलेंथ फाइंड करना पूछा जाए, तो आपने ये इक्वेशन की यूज करनी है 2d साइन थीटा। अगर वैसे आपने डाइफ्रैक्शन फाइंड करनी है, फिर आपने जस्ट डी साइन थीटा यूज करनी है। तो ये दोनों ये जो 2d साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, इसको हम ब्रैग इक्वेशन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट आज जो है वो हमारा ये चैप्टर जो 9 था ये आज खत्म हुआ एक्स रे डाइफ्रैक्शन के साथ। बाकी सारा जो है वो आपका शॉर्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। सो हम नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।